आज से लगभग 10 साल पहले हमारी दुनिया में ऐसे गेट्स दिखाई देने लगे जो कि एक दूसरी दुनिया से जुड़े हुए थे और इन गेट्स के दूसरी तरफ बहुत शक्तिशाली और खतरनाक प्राणी रहा करते थे जिनका आधा शरीर इंसान का और आधा जानवर का था। ये क्रिएचर्स दूसरी दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया के लोगों का शिकार कर रहे थे और इन क्रिएचर्स पर इंसानी हथियारों जैसे बंदूका और ग्रेनेड जैसी चीजों का कोई असर नहीं होता था। लेकिन ऐसे ही अपने लोगों को मरता हुआ देखकर कुछ लोग सामने आए जिन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। हर एक हंटर का काम उन दानवों से लड़कर उन्हें खत्म करने का होता है और हर हंटर को एक खास रैंक दी जाती थी। सबसे पावरफुल हंटर को एस रैंक और उसके बाद ए बी सी डी और ई रैंक थी जो कि बाकी के लो लेवल्स वाले हंटर को दी जाती थी। और अगर एक बार किसी हंटर की पावर जाग जाती थी तो उन पावर्स को वापस से बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता था। तो कहानी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहां पर अजीबोगरीब क्रिएचर्स गेट्स से निकलकर लोगों पर हमला कर रहे थे। पर तभी एस रैंक वाली हंटर्स की टीम वहां पहुंचती है और उन सभी क्रिएचर्स से फाइट करके उन सभी लाल पीले क्रिएचर्स को खत्म कर देती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इसके ठीक 3 साल बाद एक सिटी को दिखाया जाता है जहां पर वैसा ही एक गेट दिखता है। और अब हंटर की एक टीम वहां पहुंचती है जिसमें कि कुल 12 मेंबर्स होते हैं। वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहां पर जिनवू संघ नाम का एक बंदा आता है जो कि उन्हीं की हंटर टीम का एक मेंबर होता है। तभी उनकी टीम का एक हंटर दूसरे हंटर से पूछता है कि ये नया लड़का कौन है, शायद जब मैं यहाँ नहीं था तब इसने टीम ज्वाइन करी है, ये कोई खास हंटर है क्या? सभी लोग इसे ही पूछे जा रहे हैं। तभी वो हंटर उसको बताता है कि ये कोई खास हंटर नहीं है बल्कि इस टीम का ये सबसे कमजोर हंटर है। ये हंटर इतना कमजोर है कि ई रैंक की एक मामूली सी लड़ाई ने भी इसे हॉस्पिटलाइज कर दिया था और तब से इसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है। लेकिन जिनवू उनकी सभी बातों को सुन लेता है लेकिन वो सोचता है कि ये लोग ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं सच में बहुत कमजोर हूँ। उनकी हंटर टीम की मेंबर्स में एक जूही नाम की लड़की भी होती है जो कि आते ही जिनवू पर बरस जाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते। दरअसल जूही बी रैंक की हीलर होती है जिसका काम फाइट के दौरान हंटर्स की चोटों को हील करना होता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी उनकी टीम का लीडर वहां आता है और वो सबको इकट्ठा करके उनको स्पीच देने लगता है कि मेरा नाम च्यूल है और तुम्हारी आज की इस रेड का लीडर मैं ही हूँ। वो लीडर उनको बताता है कि इस तहखाने के अंदर कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और इसीलिए तुम्हें तहखाने के अंदर और भी सतर्क रहना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जिनवू अब काफी ज्यादा घबराया होता है क्योंकि उसके पास वेपन के नाम पर सिर्फ एक चाकू होता है और उसके पास बाकी वेपन्स खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं होते। दरअसल जब हंटर्स तहखानों में से निकलने वाले दानवों से लड़कर उन्हें खत्म कर देते हैं तो उन दानवों के पेट में से एक एसेंस स्टोन्स निकलते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं और साथ में बहुत कीमती भी। और हंटर्स इन स्टोन्स को बेचकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन जिनवू ई रैंक का एक मामूली सा हंटर होने की वजह से किसी भी दानव को नहीं मार पाता था और इसीलिए उसके पास इतने ही पैसे होते हैं कि वो एक चाकू ही खरीद सके जो कि फाइट के दौरान कभी भी टूट सकता है। और अब वो सभी लोग लीडर के पीछे पीछे गुफा के अंदर चले जाते हैं और अब गुफा के अंदर उन हंटर्स और दानवों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और जिनवू उस गुफा के अंदर मौका मिलने पर एक दानव को मार देता है और उससे वो एक एसेंस स्टोन ले लेता है। लेकिन तभी एक और दानव उस पर पीछे से हमला कर देता है और अब जिनवू अपने चाकू से उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका चाकू बीच में से ही टूट जाता है और अब वो दानव जिनवू के पेट में अपना चाकू घुसा देता है। लेकिन तभी उनकी हंटर टीम का एक मेंबर वहां आकर उस दानव को खत्म कर देता है और अब हम देखते हैं कि जिनवू का घाव काफी ज्यादा गहरा होता है और उसके पेट से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। लेकिन तभी जूही सही टाइम पर वहां आ जाती है और वो अपने हीलिंग मैजिक से जिनवू के घाव को ठीक कर देती है और वो सभी जिनवू को वहां रेस्ट करने को कहते हैं और वो सभी बाकी के दानवों से फाइट करने लगते हैं। लेकिन अब उनकी टीम का लीडर फाइनली उस गुफा के बॉस को अपने एक ही वार में खत्म कर देता है जिससे वहां पर बाकी सभी हंटर्स खुश हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जूही अभी भी जिनवू को हील ही करी जा रही थी और अब जूही जिनवू से पूछने लगती है कि जिनवू सच सच बताना, तुम अपनी मर्जी से ही हंटर बने हो ना, क्योंकि तुम्हारी चोटों को देखकर तो ये लग रहा है कि तुम जबरदस्ती हंटर बनाए गए हो और अगर ऐसे ही लड़ते लड़ते तुम्हें थोड़ी सी और चोटें लगी होती तो तुम्हारा ऊपर का टिकट कट जाना था। लेकिन जिनवू जूही से कहता है कि कैसी बात कर रही हो जूही, मुझे कौन भला जबरदस्ती हंटर बनाएगा। हालांकि जिनवू झूठ बोल रहा था क्योंकि उसे हंटर बनने का कोई शौक नहीं था, वो बस अपने घर के हालातों को संभालने के लिए हंटर बना था। उसकी मॉम बीमार रहती है और उसे अपनी बहन की पढ़ाई को पूरा करवाना है और इसीलिए उसे हंटर की जॉब को चुनना पड़ा। और अब वो हंटर्स उन डीमंस को लूट कर उस गुफा से बाहर निकलने की तैयारी कर ही रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है इस बार इन डीमंस से हमें ज्यादा एसेंस स्टोन्स नहीं मिले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। लेकिन तभी उनके टीम के एक मेंबर को एक गुफा दिखाई देती है। अरे वाह, एक और गुफा, लगता है इसके अंदर और भी लूट का सामान होगा। वैसे ही मेरे बीबी को चौथा बच्चा होने वाला है और हमारे परिवार को इसकी तैयारी करने के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उनकी टीम का लीडर कहता है कि बिना हंटर एसोसिएशन के आदेश के हमें अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन उनकी टीम के मेंबर्स उस लीडर को फोर्स करने लगते हैं, ओ कम ऑन, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और तभी उनकी टीम का लीडर ये डिसाइड करता है कि इस चीज का फैसला हम वोटिंग से लेंगे और जिस साइड ज्यादा वोट आएंगे हम उनकी ही बात मानेंगे। और अब वो सभी आपस में वोटिंग करने लगते हैं लेकिन वोटिंग के स्कोर इक्वल आ जाते हैं और अब बाकी टीम के सभी मेंबर्स ने वोटिंग कर दी थी सिवाय जिनवू को छोड़ के। और अब उनकी टीम का लीडर कहता है क्या सोच रहे हो जिनवू, अब पूरा फैसला तुम्हारे ऊपर है। हालांकि जिनवू गुफा के अंदर जाने से डर रहा होता है लेकिन फिर जिनवू सोचता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए ये खतरा उठाना ही पड़ेगा और जिनवू अपना वोट हाँ में दे देता है।